औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मन। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो है वो लास्ट और थर्ड टॉपिक के साथ जो है वो हम लोग जो है वो आज फिर सामने हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने जो है वो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एनालिसिस सीखा, फिर हमने वर्टिकल एनालिसिस जो है वो चीज़ों का करना सीखा, और अब जो है वो हम सीखने जा रहे हैं रेशो एनालिसिस। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो हमने बेसिकली कुछ जो है वो फार्मूले यूज़ करते हुए अकाउंटिंग रेशोज़ जो है वो कैलकुलेट करना सीखनी है, जिसमें जो है वो हम हर एक आइटम का दूसरी आइटम के साथ जो है वो रिलेशन मेजर करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मेरे पास जो रेशो मौजूद है वो है करंट रेशो। स्टूडेंट्स, करंट रेशो का फार्मूला जो होता है वो करंट एसेट्स होता है डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ठीक है, करंट एसेट्स में कि आपके पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जितने भी जो है वो एसेट्स जैसे कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, इन्वेंट्री है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कोई एसेट है, अदर करंट एसेट्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, वो सारे आपके करंट एसेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास करंट लायबिलिटीज़ में भी जो है वो अकाउंट्स पेबल हैं, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म नोट्स पेबल हैं, इस तरह की चीज़ें आपके पास करंट लायबिलिटीज़ में। तो करंट रेशो अगर आपसे पूछ ली जाए कि आप करंट रेशो कैलकुलेट करें तो आप कैसे करेंगे, करंट एसेट्स को डिवाइड कर देंगे करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास जो रेशो है वो है एसिड टेस्ट रेशो, क्विक रेशो। ठीक है, इसके दो तीन नाम हैं, एसिड टेस्ट रेशो भी इसको बोलते हैं, क्विक रेशो भी इसको बोलते हैं, और लिक्विड रेशो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली चूँकि क्विक रेशो है तो हमने ऊपर रखने होते हैं क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स से मुराद लिक्विडिटी, मैंने आपको बताया था क्या चीज़ होती है, कि हाउ फास्टली अ थिंग कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश इज़ इट्स लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी वर्ड जो है वो लिक्विड से ही निकला है। तो बेसिकली यहाँ पे क्विक रेशो या लिक्विड रेशो में हमने बेस ऊपर रखने होते हैं, ऊपर हमने रखने होते हैं क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स। वो वाले एसेट्स जिनको वेरी फास्टली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता हो वो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं। सो क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स में दो ही एसेट्स हैं, जो कि कैश है और अकाउंट्स रिसीवेबल है। कैश तो ऑलरेडी कैश होता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल हैं, तो उनको किसी भी वक्त हम जो है वो सेल करके उनके बदले में पैसे जो है वो ले सकते हैं, किसी बैंक से ले सकते हैं, या जिस बंदे ने अकाउंट रिसीवेबल हमें बना के दिया हुआ था उसको वापस करके उससे पैसे ले सकते हैं। सो ऊपर कैश प्लस अकाउंट्स रिसीवेबल, नीचे वही करंट लायबिलिटीज़। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब जब आपने इनके आंसर्स लिखने हैं, लेट्स सपोज के करंट रेशो का आपका आंसर आ जाता है 1.25। ठीक है, लेट्स सपोज करंट रेशो का आंसर आ गया 1.25। आपने इसको अब कैसे लिखना है, आपने इसको लिखना है 1 रेशो, जिसे हम मतलब बोलते हैं कॉलन जिसको हम बोलते हैं, आपने वो दरमियान में लगाना है 1 रेशो 1.25। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि 1 रुपये की लाइबिलिटी के बदले में आपके पास 1.25 रुपये के एसेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, इसी तरह एसेट टेस्ट रेशो का अगर आंसर आ जाता है 1.25, उसका आंसर भी आपने ऐसे लिखना है 1 रेशो 1.25। इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये की लाइबिलिटी के अगेंस्ट आपके पास 1.25 रुपये के लिक्विड एसेट्स पड़े हुए हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, थर्ड हमारे पास है डेज़ इन रिसीवेबल्स। डेज़ इन रिसीवेबल्स का फार्मूला क्या है। रिसीवेबल्स कि जब हम किसी बंदे को जो है वो पैसे चीज़ें बेचते हैं उधार, तो वो बंदा एक नोट बना के हमें देता है जिसको हम बोलते हैं अकाउंट्स रिसीवेबल। ठीक है, तो उसी को जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं डेज़ इन रिसीवेबल के कितने दिन के बाद कंपनी जो है वो अपने डेटर से पैसे कलेक्ट करती है, वो होती है डेज़ इन रिसीवेबल। इसका फार्मूला क्या है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट सेल्स। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ याद रखनी है कि रिसीवेबल्स कब बनते हैं, जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं। ये चीज़ अगर लिंक अगर आपको याद रहा तो आप फार्मूले में कभी गलती नहीं करेंगे। अकाउंट रिसीवेबल कब बनते हैं, जब हम लोगों को उधार चीज़ें बेचते हैं, क्रेडिट बेसिस पे सेल करते हैं। ठीक है, तो अकाउंट रिसीवेबल को ऊपर रखा, डिवाइडेड बाय एनुअल क्रेडिट सेल्स किया, मल्टीप्लाई बाय 365 किया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा इन डेज़। जो आंसर आपके पास आएगा इसका उसको आपने लिखना होता है डेज़ में। लेट्स सपोज आपके पास 15 आ जाता है तो आपने उसके साथ लिख देना डेज़। मतलब कि अकाउंट रिसीवेबल से कंपनी कितने दिन बाद पैसे कलेक्ट करती है, या कंपनी को अपने डेटर से पैसे कलेक्ट करने में कितने दिन लगते हैं, तो हम कहेंगे 15 डेज़, मतलब 15 दिन लगते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर। ठीक है,
इस को जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें हमने क्या करना है, एनुअल क्रेडिट सेल्स फार्मूले को उल्ट कर देना है। जो डेज इन रिसीवेबल का फार्मूला है वही फार्मूला उल्ट कर दें सिवाय 365 के। एनुअल क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय अकाउंट्स रिसीवेबल। अब इसका जो आंसर आएगा उसको आपने लिखना होता है टाइम्स, ठीक है, नंबर ऑफ़ टाइम्स आपने उसको लिख। लेट्स सपोज इसका आंसर आ जाता है 10, आपने उसके साथ लिख देना है 10 टाइम्स। अब अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर हमें बताता क्या है, अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर हमें ये बताता है कि कंपनी पूरे साल के दौरान अपने डेटर से कितनी दफ़ा पैसे कलेक्ट करती है, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था डेज इन रिसीवेबल, वो बताता था कितने दिन बाद कलेक्ट करती है, और ये अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर बताएगा कि कंपनी कितनी दफ़ा साल में डेटर से पैसे कलेक्ट करती है। तो अगर आपने इसका लिख दिया 10 टाइम्स, इसका मतलब है कि कंपनी एक साल में 10 दफ़ा अपने डेटर से पैसे जो है वो कलेक्ट करती है। उसके बाद बेटा हमारे पास यहाँ पे है डेज़ इन इन्वेंट्री, ठीक है। पहले था डेज़ इन रिसीवेबल, अब आ गया डेज़ इन इन्वेंट्री। सेम है, वहाँ पे था कि कंपनी जो है वो कितने दिन बाद पैसे कलेक्ट करती है। यहाँ पे है कि कंपनी की को इन्वेंट्री एक दफ़ा जो उसने बना के रखी है उसको सेल करने में कंपनी को टोटल कितने दिन लगते हैं, ठीक है, या कंपनी की इन्वेंट्री ख़त्म होने में जो है वो कितने दिन जो है वो लगते हैं। तो इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है स्टूडेंट्स इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये आपने फार्मूला लिखना है इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मल्टीप्लाई बाय 365 करेंगे तो आपका आंसर डेज़ में आएगा, ठीक है। सो जो आपको क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री गिवन है उसको ऊपर रखें, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड जो गिवन है उसको नीचे रखें और मल्टीप्लाई कर दें 365 से, तो आपका आंसर डेज़ में आ जाएगा। मतलब आपको पता चल जाएगा कि कंपनी को एक दफ़ा इन्वेंट्री बना के रखने और ख़त्म करने में कितने दिन लगते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फार्मूला है कास्ट ऑफ, मतलब वही फार्मूला उल्ट किया हुआ है उन्होंने। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड वहाँ पे नीचे था उसको ऊपर कर दिया और इन्वेंट्री को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। लेट्स सपोज कि इसका आंसर जो है वो आप लोगों के पास आ जाता है, लेट्स सपोज के इसका आंसर 25 आ जाता है। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को डिवाइड आप कर दें इन्वेंट्री पे तो आपके पास 25 आ गया। अब इसके साथ आप लिखेंगे 25 टाइम्स, क्योंकि टर्नओवर जहाँ पे टर्नओवर आ जाती है वहाँ पे आपने टाइम्स में आंसर देना होता है, याद रखिएगा। तो आपने इसको लिखना 25 टाइम्स। इन्वेंट्री टर्नओवर बताता क्या है कि कंपनी ने साल के दौरान कितनी दफ़ा इन्वेंट्री बनाई और कितनी दफ़ा ख़त्म हुई, या कंपनी की इन्वेंट्री साल में कितनी दफ़ा जो है वो ख़त्म हुई, या कंपनी ने इन्वेंट्री साल में कितनी दफ़ा नई बनाई, ठीक है। तो किसी भी तरह से इसको आप जो है वो ज़हन-नशीन कर लें। इन्वेंट्री टर्नओवर हमें बताती है कि कंपनी ने साल में कितनी दफ़ा इन्वेंट्री अपनी बनाई और कितनी दफ़ा ख़त्म हुई, तो टाइम्स में आंसर आएगा। उसके बाद बेटा आपके पास है ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स। ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स, ओन एसेट्स का मतलब, इसका मतलब है एसेट्स पे, तो ओन एसेट्स, एसेट्स को मतलब नीचे रखना है, ठीक है। ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट, ऑपरेटिंग इसका फार्मूला आप लिखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। अब इसका जो आंसर आएगा, लेट्स सपोज वो इसका आंसर जो है वो आ जाता है 1.15। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी अगर 1 रुपया एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करती है तो कंपनी उसके बदले में 1.15 पैसे का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो अर्न करती है। मैं रिपीट करता हूँ, ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एसेट्स आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, टोटल एसेट्स पे डिवाइड कर देंगे। अगर इसका आंसर लेट्स सपोज आ जाता है 1.15, तो इस आंसर में क्या बताता है कि कंपनी अगर टोटल एसेट्स में 1 रुपया इन्वेस्ट करती है तो उसके बदले में कंपनी जो है वो 1.15 रुपये का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमा रही है। उसके बाद है स्टूडेंट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100, वही जो हम कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट में करते आए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते थे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे इसका जो आंसर है बेटा वो आएगा परसेंटेज के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आएगा किस चीज़ के अंदर, परसेंटेज के अंदर। इसी तरह हमारे पास अगर वो हमसे पूछ लेता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन,
तो हमने क्या करना है, हमने ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। अगर वो हमसे पूछ लेता है नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो हम नेट प्रॉफिट ऊपर रखेंगे, डिवाइडेड बाय सेल्स करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे।